बच्चों, आज हम शक्ति गुणांक के इम्प्रूवमेंट या उसके सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हम शक्ति गुणांक का सुधार कर सकते हैं। हमने अभी तक ये अध्ययन किया है कि जो भी इक्विपमेंट या डिवाइसेस या मशीन्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होती हैं, अधिकांशतया प्रेरण वाली या इंडक्टिव इन नेचर होती हैं। प्रेरकत्व भार के कारण उन सभी में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। यह स्थिति चाहे अल्टरनेटर हो, ट्रांसमिशन लाइन्स हो, ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मोटर हो, यहाँ तक कि घरों में पंखे, ट्यूबलाइट या कूलर, एसी, सभी में इस तरह की स्थिति होती है कि सभी भार प्रेरकत्व वाले होते हैं या इंडक्टिव प्रकार के होते हैं। इनमें शक्ति गुणांक लैगिंग इन नेचर होता है या धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। अब इसके कारण जो धारा और वोल्टेज के बीच का कोण है, उस कोण का मान, धारा लैगिंग है वोल्टेज से, तो और इसके बीच के जो कोण है, इसके कोण का कोसाइन ही पावर फैक्टर होता है। तो इसमें आप चित्र में देख रहे हैं कि पहले चित्र में आप ये देख रहे हैं कि एक इंडक्टिव लोड है, उसके अंदर आई धारा बह रही है। उसके बाद आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि यदि इस इंडक्टिव लोड के अक्रॉस या इसके समानांतर क्रम में या इसके पैरेलल में हम कोई ऐसी डिवाइस लगा दें जिसका पावर फैक्टर लीडिंग हो या जो कैपेसिटिव नेचर की हो या जिसका पावर फैक्टर लीडिंग हो, तो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक कैपेसिटर उदाहरण के लिए लगा दिया है। उस कैपेसिटर इंडक्टिव लोड के अक्रॉस लगा हुआ है या उसके पैरेलल में लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि जब ये सिर्फ एक प्रेरण प्रकार का एक इंडक्टिव नेचर का लोड लगा हुआ था, उसमें आई धारा बह रही थी और वी अप्लाइड वोल्टेज था। इसको यदि हम देखें तो इसका वेक्टर डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि V और I के बीच में कोण φ1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जब हमने इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया, तो हम ये अभी मान के चलते हैं कि कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर है। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर इस तरह से नहीं होते, लेकिन अभी अपन सुविधा के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर है और इसके अंदर धारा IC बह रही है। तो IC लीडिंग करंट होगी और ये 90 डिग्री पर लीड करेगी। तो अभी इसके अंदर दो करंट हो गई, एक IC करंट और एक I करंट जो पहले इंडक्टर में पहले भी बह रही थी। तो अब इन दोनों करंट का अगर हम वेक्टर सम करें, यानी इस IC को इसके समानांतर रेखा बनाते हुए हमने इस जगह पे I करंट के साथ जोड़ दिया, तो त्रिभुज के नियम से जब इसको जोड़ते हैं तो अब नई करंट I1 हो जाती है। बस आप इस चीज़ को समझ लें। तो I1 अब I1 भी लैग तो कर रही है, लेकिन इसका कोण बहुत ही कम हो गया। अब I डैश का मान I प्लस IC, इनका वेक्टर सम हम करेंगे। तो इसको वेक्टर सम करने से अब जो वोल्टेज और I डैश, इसके मध्य का कोण काफ़ी कम हो गया पहले की तुलना में। तो cos फाई का मान नेचुरली इसमें बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो I डैश बराबर हो गया I प्लस IC। I करंट इंडक्टिव लोड में बहने वाली करंट है और IC कैपेसिटर जो हमने लगाया है इसके अक्रॉस। सामान्यतः कैपेसिटर्स ही लगे हुए होते हैं। इसके अलावा बहुत ही अपवाद के रूप में कई जगह पे सिंक्रोनस मोटर वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होती हैं। उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। सामान्यतया पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर्स का ही प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें अब हमने देखा कि φ2 कोण जो बाद में जो कोण बना वो φ1 से कम पश्चगामी है या कम लैगिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos φ2 का मान cos φ1 से कम अब cos φ2 का मान cos φ1 से अधिक होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। एक तो ये चीज़ इसमें हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये चीज़ स्पष्ट है कि कैपेसिटर लगाने से शक्ति गुणांक में सुधार होता है, ये पहला निष्कर्ष निकला। दूसरा हम इसमें ये कह सकते हैं कि आई का मान यदि हम लिखें तो आई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आई कॉस φ1 प्लस आई साइन φ1 अंडर रूट आई कॉस φ1 का स्क्वायर प्लस आई साइन φ1 का स्क्वायर। ये इसको इस रूप में इसलिए लिखा कि हम ये निष्कर्ष निकालना चाह रहे थे कि इसमें आई और आई डैश के मान में कितना फ़र्क होगा, यानी जो धारा का मान पहले की तुलना में कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या उतना ही रहेगा। ये निष्कर्ष निकालने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो आई का मान हमने लिखा अंडर रूट आई कॉस φ1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई साइन φ1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से आई डैश को हमने लिखा अंडर रूट I1 कॉस φ2 का होल स्क्वायर प्लस I1 साइन φ2 का होल स्क्वायर। हमें जानते हैं कि ये I1 और I डैश का को लिखने का ही एक तरीका है, क्योंकि इसमें यदि हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और I को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर φ1 प्लस साइन स्क्वायर φ1 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर φ2 प्लस साइन स्क्वायर φ2 1 हो जाएगा। तो ये I1 और I को लिखने का तरीका है। दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि इसी चित्र में देखें, ये जो चित्र हमें नज़र आ रहा है, जो थर्ड फिगर जो हमने बनाया है, उस चित्र में देखें तो I साइन φ1 माइनस आई सी करंट जो कैपेसिटर में बहने वाली करंट है, और I जो है वो शुरू में जो करंट इंडक्टिव लोड में बह रही थी वो, तो आई साइन φ1 माइनस आई सी इज इक्वल टू आई डैश साइन φ2। ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। ये जो इसका जो है साइन की तरफ का मतलब जो इसके वोल्टेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो इस तरह की स्थिति आएगी। तो अब हम ये जानते हैं कि आई डैश कॉस φ2 इज इक्वल टू आई कॉस φ1, यानी जो पावर होगी, जो किलोवाट पावर होगी, वो तो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आई कॉस φ2 इज इक्वल टू आई डैश कॉस φ2 इज इक्वल टू आई कॉस φ1। ये तो दोनों बराबर रहेंगे। तो और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि आई डैश साइन φ2 इज इक्वल टू आई साइन φ1 माइनस आई सी। ये आप इसमें देख भी रहे हैं और ये चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आई डैश का मान हो गया अंडर रूट आई कॉस φ1 स्क्वायर प्लस आई साइन φ1 माइनस आई सी का होल स्क्वायर। ये जो मान है हमने साइन फाई वाला वो इसमें रख दिया। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि आई डैश का मान आई से कम होगा, यानी जब हमने कैपेसिटर जोड़ दिया तो उस स्थिति में टोटल करंट, पहले वाली करंट जो इंडक्टर में करंट बह रही थी उससे उसका मान कम हो जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष इससे निकलता है कि जब भी हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे तो धारा का मान कम हो जाता है। ये हमने इसको मैथमेटिकली पहले हमने इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये हमने अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और इन्फ्रेंस इससे निकाल सकते हैं कि जब हम शक्ति गुणांक में सुधार करते हैं तो केवीआर रेटिंग जो होती है, जो रिएक्टिव पावर होती है, उस रिएक्टिव पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हमने अभी देखा
कि आई कॉस फाई वन इज इक्वल टू आई डैश कॉस फाई टू, ये तो होता ही है। लेकिन अगर उसको दोनों तरफ, क्योंकि किलोवाट पहले की स्थिति में और बाद की स्थिति में बराबर रहेंगी, वास्तविक शक्ति उतनी की उतनी रहेगी। दोनों तरफ अगर हम V से गुणा कर देंगे तो V से गुणा करने पर हमारे पास आ गया वी आई डैश कॉस फाई टू इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई वन। अब इसको साइन वाला कंपोनेंट लिखते हैं, वी आई डैश साइन फाई टू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई वन माइनस वी आई सी। ये जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन साइन वाली इक्वेशन में हमने v से दोनों ओर गुणा कर दिया। अब हमें ये तो पता है कि वॉटलेस जो वाट पावर है वो तो दोनों स्थितियों में बराबर रहेगी, यानी किलोवाट शक्ति पहले की स्थिति में और बाद की स्थिति में बराबर रहेगी। लेकिन बाद में जो केवीआर पावर है, जो रिएक्टिव पावर है, वो रिएक्टिव पावर हो जाएगी केवीआर वन, यानी जो शुरू में रिएक्टिव पावर थी माइनस उपकरण का जो लीडिंग कंपोनेंट है उसका केवीआर है, उसको घटाने पर जो केवीआर आएगा वो, यानी पहले की तुलना में केवीआर रेटिंग भी केवीआर भी कम हो जाएगा। जो अब नया केवीआर होगा वो होगा पहले वाले केवीआर में से जो हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर जोड़ा या और भी कोई जो भी युक्ति उसमें जोड़ी है, उसका केवीआर घटाने पर ये केवीआर है। तो ये दो चीज़ें इससे क्लियर हुई, एक तो धारा का मान कम हो गया, दूसरा पावर फैक्टर जब इम्प्रूव करते हैं तो उसके साथ साथ जो रिएक्टिव पावर है वो भी, उसका मान भी कम हो जाता है। रिएक्टिव पावर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप ये सिस्टम की स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रिएक्टिव पावर बढ़ने से सिस्टम के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो उनका निदान के लिए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम ये तो एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि सामान्य तौर पे प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो इंडक्टिव लोड के अक्रॉस या उसके पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कैपेसिटर को कहाँ जोड़ा जाए, कैपेसिटर को किस जगह पे जोड़ा जाए जिससे कि उसका अधिकतम लाभ मिल सके। तो इसमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगह पे कैपेसिटर को जोड़ा जाता है और उससे हम इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर को एक्चुअली मोटर के पैरेलल में जोड़ेंगे, लेकिन पैरेलल में किस जगह पर जोड़ेंगे उसको हम अगले वीडियो में निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसलिए आज जो है आपको ये पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। इससे अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का है कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए, तो आपको ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करना चाहिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इससे केवीआर रेटिंग या रिएक्टिव पावर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये डेरिवेशन करना चाहिए। डेरिवेशन कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट वो का वही है कि जो, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जो किलोवाट रेटिंग है वो उतनी की उतनी रहेगी, जो वाटफुल पावर है वो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा मात्र रिएक्टिव पावर में, और उसके साथ साथ जो करंट होती है, करंट का मान किस प्रकार से कम हो जाता है, इसका ये मैथमेटिकल डेरिवेशन था। अब हम अगले वीडियो में एक तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कैपेसिटर को मोटर के, क्योंकि ज़्यादातर कैपेसिटर्स मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने में, इंडस्ट्री में मोटर्स ही ज़्यादातर होती हैं, तो मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के काम में आते हैं। तो उसमें उसको किस जगह पे जोड़ा जाए उसके बारे में
अध्ययन करेंगे और ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से क्या क्या लाभ होते हैं और पावर फैक्टर जो मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर कितना होना चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।